राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान। आज अपना अध्ययन का टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1935। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकंड का है। जैसा कि आप सभी जानते हो, 1935 का भारत शासन अधिनियम सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम था। इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे और बड़ा ही पेचीदा पूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनका हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। पहली जो विशेषता है अखिल भारतीय संघ। 1935 के अधिनियम द्वारा यह निर्णय किया गया कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ स्थापित किया जाए। यह संघ ब्रिटिश प्रांत यानी कि 11 और 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। दूसरी जो विशेषता है इस अधिनियम की, प्रांतीय स्वशासन या प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण और संभवतः एकमात्र संतोषजनक व्यवस्था प्रांतीय स्वशासन की स्थापना करना था। इस अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम की प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। संपूर्ण प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया और गवर्नर से यह आशा की गई कि उनके द्वारा मंत्रियों की सलाह के आधार पर प्रशासन का संचालन किया जाएगा। उसे यह भी निर्देश दिया गया कि उसके द्वारा प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सहमति से किया जाना चाहिए। तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जिस द्वैध शासन का अंत किया गया, उसी द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में कर दी गई। कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले इत्यादि को गवर्नर के हाथों में सुरक्षित रखा गया ताकि वह अपने विवेक के अनुसार उनकी समुचित व्यवस्था कर सके। इन विभागों के प्रबंध के लिए यह अधिक से अधिक 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता था। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता और परामर्श देने हेतु एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जिसमें मंत्रियों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। चौथा है संरक्षण और आरक्षण। ब्रिटिश शासन का विचार था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गंभीर त्रुटियां की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त वे अनेक अल्पमत वर्गों के हितों की रक्षा के लिए भी पहले से ही समुचित व्यवस्था कर लेना चाहते थे। अतः अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र एवं प्रांतों के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट है 5वां
विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदनों की व्यवस्था की गई, जिसमें एक संघीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद थी। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई। प्रांतों में 11 में से 6 विधान मंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट छठा है शक्ति विभाजन। यह घोषित किया गया कि अधिनियम द्वारा भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की जानी है। अतः इस दृष्टि से केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्रों को स्पष्ट किया गया। इस संबंध में 3 विस्तृत सूचियों की व्यवस्था की गई: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय सम्मिलित थे, जिनमें मुख्य थे जल, स्थल, वायुसेना, वैदेशिक, डाक, तार, मुद्रा, टंकन, संघीय लोक सेवाएं, संचार, बीमा, बैंक इत्यादि। प्रांतीय सूची में प्रांतीय और स्थानीय महत्व के 54 विषय थे, जिनमें शांति, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय स्वशासन, अस्पताल तथा जन स्वास्थ्य, नहरें, कृषि, जंगल, शिक्षा, सड़क इत्यादि मुख्य थे। समवर्ती सूची में 36 विषय थे, जिनमें दीवानी, फौजदारी, विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, ट्रस्ट, कारखाने, श्रम कल्याण इत्यादि मुख्य थे। 7वीं जो व्यवस्था है संघीय न्यायालय। अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक फैला हुआ था। न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय को मौलिक तथा अपील संबंधी अधिकार दिए गए। संघीय न्यायालय का कर्तव्य था कि वह संविधान की व्याख्या करे तथा इस बात का ध्यान रखे कि प्रांतीय तथा संघीय सरकार एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण न करे। यद्यपि इस संबंध में अंतिम शक्ति लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। अगली विशेषता है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अधिनियम के द्वारा भारतीय शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार प्रांतीय विधानमंडलों और संघीय व्यवस्थापिका को नहीं दिया गया। इस संबंध में ब्रिटिश संसद के पास ही बनी रही। नेक्स्ट है प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम की अपनी कोई प्रस्तावना नहीं थी, जिससे कि अधिनियम के उद्देश्यों का ज्ञान हो सके। ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने जब इस आधार पर अधिनियम की आलोचना की, तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना को भी इसमें जोड़ने का निश्चय किया। यह इसलिए किया गया ताकि भारतीयों को यह पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का अंतिम लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट विशेषता है भारतीय परिषद का अंत। भारत परिषद के भारत विरोधी दृष्टिकोण के कारण भारतीय जनता द्वारा इस परिषद के अंत की मांग की जा रही थी। अतः 1935 के अधिनियम द्वारा इस परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार।
यद्यपि यह बात नितांत स्पष्ट हो गई थी कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति भारत के हित में नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने भारत में फूट डालने की नीति के अनुसार संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा, बल्कि आंगन भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए इस पद्धति का विस्तार कर दिया गया। नेक्स्ट विशेषता है बर्मा, बरार और अदन। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाम मात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई, लेकिन उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। धन्यवाद।